हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल बेंचमार्क स्टडी। आज हम डिस्कस करेंगे पीआईबी टॉप 100 एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 4। जिसने पहले के 3 पार्ट नहीं देखे वो प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। और इस लेक्चर की जो पीडीएफ है वो आपको कैसे डाउनलोड करनी है उसके बारे में आपको डिस्क्रिप्शन जो है पिन कमेंट में मिल जाएगा, तो वहां से जाकर देख लीजिएगा। तो बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ और स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा न्यूमेरिकल बेस्ड। यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, जो हमारे यूनियन मिनिस्टर है कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के, उन्होंने एक स्कीम लॉन्च की, क्रेडिट गारंटी स्कीम। अब ये क्रेडिट गारंटी स्कीम क्या होता है, ये हम 10 बारी पढ़ चुके हैं। इसमें बेसिकली क्या होता है, सरकार बैंक को बोलती है आप जी भर के लोन दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, गारंटी हम लेते हैं। अगर बाय चांस बंदा जो है वो लोन वापस नहीं करता है तो ये लोन की भरपाई कौन करेगी, सरकार करेगी। तो उसको बोलते हैं क्रेडिट गारंटी। अब ये क्रेडिट गारंटी किस पे दी जा रही है, एनडब्ल्यूआर पे। एनडब्ल्यूआर क्या होता है, आपका नेशनल वेयर हाउस रिसीट। ये बेसिकली एक प्लेज फाइनेंसिंग होती है, जिसका टोटल बजट एलोकेट कितना किया गया है, 1000 करोड़ का। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन समझिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन बोला जा रहा है कि एक मार्जिनल फार्मर है, एक मार्जिनल फार्मर है जिसने क्या किया है, इस गारंटी के तहत 50 लाख का लोन लिया। अब ये फार्मर जो है पैसे देने में नाकाम है, इसने एक भी किस्त नहीं दी है, कुछ पैसा नहीं दिया है। अब ये 50 लाख का लोन खराब हो गया बैंक को, तो बैंक को सरकार की तरफ से कितना पैसा मिलेगा अंडर क्रेडिट गारंटी स्कीम, ये है क्वेश्चन। अब इसको जानेंगे कैसे कितना पैसा मिलेगा, तो पहले स्कीम के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखो, एनडब्ल्यूआर क्या होता है, आपका नेशनल वेयर हाउस रिसीट, और एक होता है आपका वेयर हाउस रिसीट। दोनों में फर्क क्या है और दोनों है क्या चीज, देखो एक किसान जो है वो अपनी फसल जो जब उगाता है, काटता है, तो वो चाहता है उसको अच्छे पैसे मिले। बाय चांस उसको मार्केट में, मंडी में वो बेचने गया, उसको अच्छे पैसे नहीं मिल रहे हैं, तो वो क्या करेगा, उस सारी फसल को एक गोदाम में स्टोर कर देगा। गोदाम को बोलते हैं हम वेयर हाउस। अब जहां जब जिस वेयर हाउस में वो स्टोर करेगा, वो वेयर हाउस वाले क्या है, उसकी फसल को कैलकुलेट करेंगे कि भाई इस बंदे की इतनी बोरी फसल थी जिसका टोटल वेट इतना हो रहा है, और बदले में उसको एक रिसीट दे देंगे, एक पर्ची दे देंगे जिसमें लिखा होगा कि इसने इतनी किलो फसल हमारे पास सबमिट की है। अब वो उसको उस रिसीट के ऊपर क्या होता है, लोन मिल जाता है बैंक से। ठीक है। अब यहाँ पे नेशनल वेयर हाउस कौन से होंगे, वो वेयर हाउस, वो गोदाम जो कि रेगुलेट किए जा रहे हैं किसके द्वारा, डब्ल्यू के द्वारा। WDRA क्या, आपका वेयर हाउसिंग डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी। अगर आपका वेयर हाउस जो है वो WDRA के द्वारा रेगुलेट किया जा रहा है तो वो होगा नेशनल वेयर हाउस, वरना वो क्या कहलाया जाएगा, वेयर हाउस। अब दोनों में फर्क क्या है, देखो पीएसएल हमें पता है, पीएसएल क्या होता है, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में क्या है कि अगर बैंक जो है वो वेयर हाउस रिसीट पे लोन दे रहा है तो वो भी उसमें काउंट होगा, किसमें काउंट होगा, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के अंदर। और जैसे कि आपको पता है बैंक की मजबूरी है कि उसको 40% लोन जो है वो किसमें करना पड़ता है, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के अंदर। तो ये वेयर हाउस रिसीट वाला लोन सबसे बेस्ट रहता है। अब यहाँ पे क्या है, अगर रिसीट जो है वो नेशनल वेयर हाउस ने इशू की है तो 75 लाख तक का लोन जो है वो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के अंदर आता है। और वहीं अगर सिंपल वेयर हाउस ने रिसीट इशू की है तो 50 लाख तक का लोन जो है वो किसमें आता है, आपका प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के अंदर आता है। तो ये तो थी देखो एडिशनल इंफॉर्मेशन। अब यहाँ पे वापस क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला गया है कि देखो जो लोन है आपको दो तरीके के मिलेंगे। एक मिलेगा आपको एग्रीकल्चर पर्पस के लिए, एग्रीकल्चर पर्पस के लिए, और ये कितना मिलेगा आपको, 75 लैक्स। और वहीं अगर आप नॉन एग्रीकल्चर पर्पस के लिए लोन ले रहे हो, नॉन एग्रीकल्चर के लिए, तो आप कितना ले सकते हो, 2 करोड़ का। अब यहाँ पे देखो फर्क क्या है दोनों में। जैसे अब मैं नॉन एग्रीकल्चर वाला समझाता हूँ आपको। सपोज मेरी एक फ्लोर मिल है, आटा चक्की जिसको बोलते हैं, फ्लोर मिल है मेरी। तो मैं क्या करूंगा, किसान से काफी ज्यादा फसल खरीद लूंगा क्योंकि मेरी आटा चक्की है वो पूरे साल चलेगी। अब यहाँ पे क्या होगा, देखो सारी फसल का मैं आटा एक दिन में तो नहीं बना दूंगा, वो मैं टाइम टाइम बनाता रहूंगा, तो इतनी फसल को स्टोर कहाँ करूंगा, तो मैं भी कहीं ना कहीं किसी वेयर हाउस में स्टोर कर दूंगा। और वो मेरे को बदले में क्या देंगे, रिसीट देंगे। ठीक है, नेशनल वेयर हाउस में स्टोर करूंगा तो वो मेरे को रिसीट देंगे। उस रिसीट पे मेरे को कितना लोन मिल जाएगा, 2 करोड़ तक का लोन मिल जाएगा। मतलब नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज के लिए आपको 2 करोड़ तक का लोन मिल जाएगा थ्रू दिस क्रेडिट गारंटी स्कीम। अब यहाँ पे है क्या, देखो यहाँ पे अगर आपको गारंटी मिल रही है तो बदले में फीस भी देनी पड़ेगी। तो यहाँ पे एक गारंटी फीस भी होती है, वो कितनी है आपको, अगर देखो लोन जो है वो फार्मर ले रहा है तो आपको देनी पड़ेगी गारंटी फीस 0.4%। वहीं अगर लोन जो है वो नॉन फार्मर ले रहे हैं तो आपको फीस देनी पड़ेगी 1%। नॉन फार्मर, जैसे मैंने अभी आपको फ्लोर मिल का एग्जांपल दिया, तो मैं क्या हुआ, एक तरीके का एमएसएमई हुआ। ठीक है, या फिर मैं कोई ट्रेडर हूं, या फिर मैं कोई एफपीओ हूं, तो मेरे को फीस कितनी देनी पड़ेगी, 1% देनी पड़ेगी। ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं क्रेडिट गारंटी कवरेज कितना मिलेगा। अगर जो लोन है वो अप टू 3 लाख है, अगर लोन जो है वो अप टू 3 लाख है, और फिर ये चाहे किसी का भी हो, एमएसएमई का हो, लार्ज फार्मर का हो, स्मॉल फार्मर्स का हो, किसी का भी हो, अगर लोन की वैल्यू अप टू 3 लाख है तो मिलेगा कवरेज 85% का। वहीं अगर लोन की वैल्यू जो है वो 3 लाख से लेके अप टू 75 लाख है, तो यहाँ पे क्राइटेरिया है। इसमें क्राइटेरिया क्या है,
जो फार्मर होना चाहिए वो या तो स्मॉल फार्मर होना चाहिए, या फिर मार्जिनल फार्मर होना चाहिए, या फिर SC ST कम्युनिटी का फार्मर होना चाहिए, या फिर विमेन फार्मर होनी चाहिए, या फिर हैंडीकैप फार्मर होना चाहिए। तो मेरे को गारंटी कवरेज कितने का मिलेगा? 80% का। और बाकी सभी के लिए क्या है? 75% का। अब इसका मतलब क्या, जैसे समझो ये क्वेश्चन क्या था, यहाँ पे मार्जिनल फार्मर ने लोन लिया 50 लाख का, ठीक है, तो इसको गारंटी कवरेज कितने मिलेगा? 80% का गारंटी कवरेज मिलेगा। मतलब 50 लाख का लोन इसका अगर खराब हो गया तो बैंक को कितने मिलेंगे? 40 लाख रुपए मिलेंगे सरकार की तरफ से। और वहीं अगर यहाँ पे मार्जिनल फार्मर की जगह MSME पूछा होता कि एक MSME ने 50 लाख का लोन लिया है अंडर क्रेडिट गारंटी स्कीम, तो कितना लोन माफ होता है, मतलब बैंक को कितने पैसे मिलते हैं सरकार की तरफ से? तो 50 × 75%। तो ये कितना हो जाता है आपका? 3/4, यानी कि 37.5 लाख रुपीस। ये 3 से 75 लाख के बीच में एक कंडीशन है कि भाई या तो वो स्मॉल फार्मर होना चाहिए, मार्जिनल फार्मर होना चाहिए, SC ST कम्युनिटी का होना चाहिए, या विमेन फार्मर होनी चाहिए, या हैंडीकैप फार्मर होना चाहिए, तो ही 80% मिलेगा। बाकी सभी के लिए क्या है? 75%। तो यहाँ पे एक एडिशनल क्वेश्चन और बन सकता है आपका, वो क्या है? मार्जिनल फार्मर और स्मॉल फार्मर में डिफरेंस। मार्जिनल फार्मर किसको बोलते हैं और स्मॉल फार्मर किसको बोलते हैं? देखो, मार्जिनल फार्मर कौन सा व्यक्ति होता है जिसके पास लैंड, जो एग्रीकल्चर लैंड है, वो कितनी है? 1 हेक्टेयर तक की, अप टू 1 हेक्टेयर। और स्मॉल फार्मर कौन सा होगा? जिसकी 1 हेक्टेयर से ज्यादा है एंड अप टू 2 हेक्टेयर, उसको बोलते हैं हम स्मॉल फार्मर, और 2 हेक्टेयर से ऊपर वालों को लार्ज फार्मर। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा थोड़ा न्यूमेरिकल बेस्ड है। यहां पे क्या हुआ, देखो, जो हमारा 1 मार्च है और 7 मार्च, 1 मार्च से 7 मार्च तक क्या बनाया गया? जन औषधि वीक बनाया गया। और वैसे जन औषधि दिवस कब बनाया जाता है? 7 मार्च को। तो इस पूरे हफ्ते क्या किया गया? PM BJP योजना का गुणगान किया गया। PM BJP योजना क्या है? प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना। इसमें क्या बोला गया? लोगों को प्रोत्साहित किया गया कि आप जन औषधि केंद्र खोलिए अपने, उसमें क्या करेंगे? हम आपको इंसेंटिव देंगे। ठीक है, और जन औषधि केंद्र खोलिए, और लोगों को बोला गया कि आप जो मेडिसिन बाहर से ले रहे हो, इतनी कंपनीज की मेडिसिन ले रहे हो, इतनी महंगी महंगी, आपको सेम सॉल्ट की मेडिसिन हमारी जन औषधि केंद्र में मिल जाएंगी। बेशक उसमें कंपनी का टैग नहीं होगा, पर सॉल्ट एकदम WHO के थ्रू अप्रूव्ड होंगी और सस्ते दामों पे आपको मिल जाएगी थ्रू दिस जन औषधि केंद्र। तो यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया है कि एक एंटरप्रेन्योर है, उसने अपना एक जन औषधि केंद्र खोला एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में, और वो हर महीने सरकार से 1,80,000 रुपए की दवाई परचेज करता है ताकि वो अपने केंद्र पे उसको बेच सके। तो उसको पूरे साल में कितना इंसेंटिव मिलेगा सरकार की तरफ से, इंक्लूडिंग वन टाइम इंसेंटिव? अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखो, यहां पे सरकार ने क्या बोला, जो भी व्यक्ति अगर एक केंद्र खोल रहा है, जन औषधि केंद्र खोल रहा है, तो सरकार ने बोला अगर आप जन औषधि केंद्र नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में खोल रहे हो, या हिमालयन एरिया में खोल रहे हो, या आइलैंड टेरिटरीज में खोल रहे हो, या बैकवर्ड एरियाज जो कि मेंशन है आपके एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में, फिर हम ये नहीं देखेंगे कि आप कौन हो, मतलब आप विमेन हो, एक्स सर्विसमैन हो, SC हो, ST हो, हैंडीकैप हो, ये हम कुछ नहीं देखेंगे। अगर आपने इन एरियाज में खोला, तो जिस दिन आपने दुकान खोली उसके बाद आपको वन टाइम 2 लाख रुपए का इंसेंटिव दिया जाएगा सरकार की तरफ। और वहीं अगर आप इन इन एरियाज के अलावा किसी और एरिया में खोल रहे हो, जैसे कि आप चंडीगढ़ में खोल रहे हो, या दिल्ली में खोल रहे हो, या बेंगलोर में खोल रहे हो, ठीक है, अच्छे एरियाज में खोल रहे हो, तब हम क्या देखेंगे कि अगर आप कहीं विमेन एंटरप्रेन्योर हो, या एक्स सर्विसमैन हो, या हैंडीकैप हो, या SC ST कम्युनिटी हो, तो हम आपको 2 लाख रुपए का इंसेंटिव देंगे। अगर एरिया पे जा रहे हैं हम, नॉर्थ ईस्टर्न एरिया हो गया, हिमालयन एरिया हो गया, आइलैंड टेरिटरीज होगी, बैकवर्ड एरिया जो कि एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में मेंशनड है, उस एरिया में खोल रहे हो, तो हम आपको नहीं देखेंगे कि आपकी कैटेगरी क्या है, आप हैंडीकैप हो, या आप सर्विसमैन हो, या आप वुमन हो, ये हम कुछ नहीं देंगे। आप देखेंगे, आपको सीधा 2 लाख का इंसेंटिव दे देंगे। पर वहीं अगर आप किसी अच्छे एरिया में अपनी दुकान खोल रहे हो, केंद्र खोल रहे हो, तब हम क्या देखेंगे कि आप विमेन एंटरप्रेन्योर तो नहीं हो, एक्स सर्विसमैन तो नहीं हो, दिव्यांग तो नहीं हो, दिव्यांग यानी कि हैंडीकैप वगैरह तो नहीं हो, या SC ST कम्युनिटी के तो नहीं हो। अगर आप इस कम्युनिटी के हो, इसको बिलोंग करते हो, तब हम आपको 2 लाख का इंसेंटिव देंगे, वन टाइम इंसेंटिव। ठीक है, फिर यहाँ पे सरकार ने और क्या बोला है कि आप जितनी मेडिसिन पर मंथ हमसे खरीदोगे, उस पर हम क्या करेंगे, आपको 20% का इंसेंटिव देंगे। 20% का इंसेंटिव देंगे। मैक्सिमम कैप कितने की है? 20,000 की। अब इसका मतलब क्या है, जैसे एक व्यक्ति है वो सरकार से हर महीने 80,000 की दवाई खरीदता है, तो इसको कितना इंसेंटिव मिलेगा सरकार से? 80,000 का 20% कर लो, ये कितना हुआ आपका? 16,000। 16,000 का इंसेंटिव मिलेगा। वहीं एक और व्यक्ति है, वो 2 लाख की दवाई खरीदता है सरकार से,
तो उसको कितना इंसेंटिव मिलेगा? 2 लाख का 20%, 40,000 नहीं, उसको 40,000 नहीं मिलेगा। मैक्सिमम कितना मिल सकता है इसके थ्रू? 20,000, मैक्सिमम 20,000, या तो 20% या मैक्सिमम 20,000। अब वापस क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे क्या बोला गया है? एंटरप्रेन्योर है, ठीक है, ये खोल कहाँ रहा है अपने केंद्र? एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में। तो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में खोल रहा है तो 2 लाख तो इसको डायरेक्टली मिल जाएगा, 2 लाख तो इसको वन टाइम इंसेंटिव मिल जाएगा, ठीक है। अब देखो, ये एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में खोल रहे हैं तो हमें जानने की जरूरत ही नहीं है ये एंटरप्रेन्योर वुमेन है कि एक्स सर्विसमैन है कि हैंडीकैप है या SC ST कम्युनिटी का है, ये हमें जानने की जरूरत नहीं है। वो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में खोल रहा है, उसको 2 लाख मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। अब यह पर मंथ कितने की दवाई खरीद रहा है? 1,80,000 की। तो 20% कितना हुआ इसका? 36,000। तो यहाँ पे इसको मिलेगा कितना? 20,000। मैक्सिमम कितना मिलेगा? 20,000। और पूरे साल में कितना मिलेगा? 20,000 इंटू 12 यानी कि 2,40,000। और 2 लाख का इंसेंटिव हो गया, तो टोटल कितना हो गया? 4,40,000। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर डी, 4,40,000 इसको पूरे साल में फायदा होगा, इंक्लूडिंग वन टाइम इंसेंटिव, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रिलेटेड टू चंद्रयान 4 मिशन। अब यहाँ पे बताना है हमें नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा गलत है। तो देखो, चंद्रयान 4 मिशन जो है वो लॉन्च होगा हमारा ईयर 2027 के आसपास। और इसका एम क्या है? ये मून पे लैंडिंग करेगा, मून पे सैंपल इकट्ठे करेगा और उसको वापस इंडिया में लेकर आएगा। मतलब ये वापस लेकर आएगा इंडिया में, ठीक है, मून से सैंपल्स। और ये इसका बजट एलोकेट कितना किया गया है? 2104.06 करोड़ रुपीस का। और ये लॉन्च कब होगा? ईयर 2027 में। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है, डी भी सही है। ऑप्शन नंबर ई गलत है। मार्स नहीं आएगा यहाँ पे क्या आएगा? मून आएगा। अब यहाँ पे देखो, 2 क्वेश्चन एडिशनल है। इस साल क्या क्या होने वाला है? और एक समुद्रयान भी होने वाला है, समुद्रयान। इसमें क्या है? इसको हम एक नाम और से जानते हैं, डीप ओशियन मिशन। और ये किसके थ्रू होएगा? इसमें एक हमारा जो सबमर्ज पार्टी जो मरीन है, सबमरीन टाइप जो एक ऑब्जेक्ट है जिसका नाम क्या है? मत्स्य, मत्स्य 6000। ये 6,000 मीटर अंदर पानी के जाएगा आदमियों को लेके, ताकि हम वहां पे भी कुछ आइडेंटिफाई कर सके, कुछ रिसर्च कर सके। साथ ही साथ एक हमारा मिशन है गगनयान। गगनयान, इसमें क्या किया जाएगा? इसमें आपको इसरो के द्वारा फ्लाई में जो स्पेस है उसमें फ्लाई किया जाएगा, ठीक है। तो पहले फॉर ट्रायल बेसिस में क्या किया जाएगा? एक विमेन रोबोट को भेजा जाएगा, विमेन रोबोट को, फिर इंसानों को भेजा जाएगा। तो पहले ट्रायल बेसिस में विमेन रोबोट को भेजा जाएगा, जिसका नाम क्या है वो इंपॉर्टेंट है आपका, व्योम मित्रा। ये चीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो एक समुद्रयान मत्स्य 6000 एंड गगनयान व्योम मित्रा, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट है आपका स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। यहाँ पे आपको 3 स्टेटमेंट दी गई हैं और आपको बताना है कौन सी सही है कौन सी गलत है, और तीनों एक दूसरे के साथ मैच करती हैं कि नहीं करती। तो पहली स्टेटमेंट बोल रही है हमारी कि यूनियन कैबिनेट है, इसने अप्रूव किया है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एंड रीस्ट्रक्चर वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम को टिल 2025-26 विद एन ओवरले आउटले ऑफ 69,515.71 करोड़। तो पहला आपका एकदम सही स्टेटमेंट है। अब यहाँ पे समझने वाली बात है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना क्या होती है? जब किसान अपनी फसल उगाता है तो उसको एक बात का डर है कि मेरी फसल खराब ना हो जाए, इंसेक्टिसाइड्स का मतलब जो कीड़े मकोड़े हैं उनका हमला ना हो जाए, या फिर कहीं बाढ़ आके मेरी फसल खराब ना हो जाए, या मेरी फसल में आग ना लग जाए, कुछ भी हो सकता है, कहीं मेरी फसल खराब ना हो जाए, ठीक है, ड्यू टू नेचुरल कैलेमिटीज कुछ भी। तो उसके लिए क्या होगी? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। पर वहीं ये दूसरी क्या चीज है? रिस्ट्रक्चर वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस। इसमें क्या होता है? देखो, सपोज जैसे मैंने राइस उगानी है। अब राइस के लिए जो मेरा एरिया है वो एकदम परफेक्ट है, जो मेरा एरिया जहाँ पे मैं राइस उगाता हूँ वो एकदम परफेक्ट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सपोज समझ लो हर साल जो है 20 सेंटीमीटर बारिश होती है, 20 सेंटीमीटर, जो कि मैं ये आपको हाइपोथेटिकल नंबर दे रहा हूँ, ठीक है, जो कि मेरी राइस की फसल के लिए एकदम सही है। और हर साल 20 सेंटीमीटर ऑन एन एवरेज बारिश होती है। तो मैंने राइस उगाई, पर इस साल क्या हुआ? इस साल 8 सेंटीमीटर बारिश हुई। तो देखो, सूखा तो पड़ा नहीं, सूखा थोड़ा ना पड़ा, 8 सेंटीमीटर बारिश हुई, मतलब बारिश तो हुई पर उतनी नहीं हुई जितनी मेरी फसल को चाहिए थी। तो मेरी फसल भी उस लेवल की नहीं होगी जितनी होनी चाहिए थी। तो यहाँ पे क्या है कि वेदर की वजह से जो फसल की ग्रोथ में कमी आती है उसकी इंश्योरेंस भी होती है। ये वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस मतलब यहाँ पे वेदर की वजह से कोई आपकी जो ग्रोथ है, फसल की ग्रोथ है, जैसे समझ लो हर साल आपकी जो फसल है वो 100 केजी की होती थी, पर इस बारी क्या हुआ, जो राइस की जो फसल थी 100 केजी होती थी, 8 सेंटीमीटर बारिश हुई, आपकी फसल हुई 70 केजी। तो आपको 30 केजी का तो नुकसान हुआ ना।
तो वो चीज क्या होती है, रिस्ट्रक्चर वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस। और इन दोनों के लिए बजट एलोकेट कितना किया गया है, 69,515.71 करोड़। तो स्टेटमेंट 1 आपकी एकदम सही है। दूसरी स्टेटमेंट बोल रही है कि आपका एक फंड फॉर इनोवेशन टेक्नोलॉजी, इसको फैट बोलते हैं, वो बनाया जाएगा और वो कितना है 824.77 करोड़, जिससे कि इनिशिएटिव लाए जाएंगे येस टेक एंड विंड्स। अब यहाँ पे देखो येस टेक की फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है आपकी। येस टेक क्या है आपका, बेसिकली यील्ड एस्टिमेशन सिस्टम बेस्ड ऑन टेक्नोलॉजी, यील्ड एस्टिमेशन सिस्टम बेस्ड ऑन टेक्नोलॉजी। और विंड की फुल फॉर्म क्या है आपकी, वेदर इंफॉर्मेशन नेटवर्क एंड डाटा सिस्टम। ठीक है, बेसिकली क्या है, देखो जैसे मैंने आपको बोला कि ये हम वेदर बेस्ड जो इंश्योरेंस करवा रहे हैं कि मेरी फसल इतनी होनी चाहिए थी, इतनी हुई नहीं, तो इसका हम एस्टिमेशन कैसे लगाएंगे कि भाई आपका वेदर की वजह से नुकसान हुआ कि नहीं हुआ। उसके लिए एक हम टेक्नोलॉजी डेवलप करेंगे, येस टेक एंड विंड टेक्नोलॉजी। इसमें आपके नए नए उपकरण, ठीक है, मेथड्स यूज किए जाएंगे जिससे हम नुकसान का पूरा एस्टिमेशन लगा पाएंगे। तो यहाँ पे एक नोट करने वाली बात है, मध्य प्रदेश जो है, मध्य प्रदेश वो क्या बना है, इंडिया का फर्स्ट स्टेट बना है जिसने 100% अडॉप्ट किया है येस टेक टेक्नोलॉजी को। इसमें जो भी नुकसान होएगा, जो भी क्रॉप का नुकसान होएगा, उसका जो अनुमान है, उसका एस्टिमेशन किससे लगाया जाएगा, येस टेक टेक्नोलॉजी के थ्रू लगाया जाएगा। और मध्य प्रदेश फर्स्ट स्टेट बना है इंडिया जिसने ये जो टेक्नोलॉजी है 100% अडॉप्ट कर ली है। ठीक है, फिर देखो स्टेटमेंट 3 में आपका ये बताया गया जो मैंने आपको स्टेटमेंट 2 में बताया। अभी जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया ना कि फैट का काम क्या है, वही चीज आपको नीचे बताई गई है। फैट का काम क्या है कि फोकस करना इंप्रूविंग यील्ड एस्टिमेशन, कि कितनी ग्रोथ होएगी, वेदर वेदर प्रेडिक्शन की। ठीक है, इसमें आपके रेन मीटर गॉज लगाए जाएंगे, ये सब लगाए जाएंगे जिससे वेदर की प्रेडिक्शन भी की जा सकेगी। फिर डाटा सिस्टम फॉर बेटर क्रॉप इंश्योरेंस रिस्क मैनेजमेंट, वही चीज की भाई हम टोटल एस्टिमेशन कैसे लगा पाएंगे कि कितने का नुकसान हुआ। तो ये सब किसके थ्रू किया जाएगा, फैट टेक्नोलॉजी के थ्रू। तो ये तीनों स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है और तीनों जो है वो ऑब्जेक्टिव के साथ मैच कर रही है, यानी कि राइट आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बेस्ड ऑन इन स्पेस के ऊपर। अब यहां पे क्या है, सरकार ने एक वेंचर कैपिटल फंड एलोकेट किया है फॉर इन स्पेस प्रोग्राम, और ये फंड कितने का है, 1000 करोड़ का। अब यहाँ पे इन स्पेस की फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, वो क्या हमारी इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर। अब इसका काम क्या है, बेसिकली ये लगभग 40 स्टार्टअप्स को गोद लेंगे, 40 स्टार्टअप्स को गोद लेंगे और उनमें इन्वेस्ट करेंगे। और ये स्टार्टअप्स किससे रिलेटेड होने चाहिए, स्पेस सेक्टर से रिलेटेड, स्पेस सेक्टर से रिलेटेड, ताकि इंडिया जो है वो स्पेस सेक्टर में ग्लोबल लीडर बन पाए। ठीक है, तो हमें नीचे दिए गए ऑप्शन में से बताना कौन सा सही है कौन सा गलत है। अब यहाँ पे रिसेंटली एक डेवलपमेंट और हुई है, ये जो 1000 करोड़ का वेंचर कैपिटल फंड एलोकेट किया गया था इन स्पेस के लिए, इसको मैनेज करने के लिए किसको एलोकेट किया अभी रिसेंटली, सिडबी को। सिडबी वेंचर कैपिटल लिमिटेड को पावर दी गई है कि वो रेगुलेट करेगा, वो देखभाल करेगा इस 1000 करोड़ रुपए के वेंचर कैपिटल की। कौन, सिडबी। अब यहां पे देखो, यहां पे सरकार ने क्या बोला है कि हम क्या करेंगे, जैसे कि जो स्टार्टअप हमारे इनिशियल स्टेज पे है उसमें कितनी इन्वेस्टमेंट करेंगे, जो स्टार्टअप हमारे इनिशियल स्टेज में है उनमें इन्वेस्टमेंट करेंगे हम 10 करोड़ से लेके 30 करोड़ तक की, उसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे हम 10 करोड़ से 30 करोड़ की। और वहीं जो हमारे स्टार्टअप है वो ग्रो कर चुके हैं, लेटर स्टेज में है, उसमें हम इन्वेस्टमेंट करेंगे कितने की, 30 से लेके 60 करोड़ की। जो हमारे स्टार्टअप्स, ये देखो ये आ गया हमारे इनिशियल, जो हमारे स्टार्टअप इनिशियल स्टेज में है, जो स्टार्टअप हमारे लेटर स्टेज में है उसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे हम कितने की, 30 करोड़ से लेके 60 करोड़ की। ठीक है, ये दो पॉइंट हो गए, तो टोटल इन्वेस्टमेंट कितने की होगी, लगभग 10 करोड़ से लेके 60 करोड़ तक की इन्वेस्टमेंट होगी इन स्टार्टअप्स में, बेस्ड ऑन देयर स्टेजेस। अगर इनिशियल स्टेज में है तो 10 करोड़ से 30 करोड़, और लेटर स्टेज में है तो 30 करोड़ से 60 करोड़। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम सही है। फिर ऑप्शन नंबर सी भी आपका एकदम सही है कि जो इंडियन स्पेस मार्केट है, इंडियन स्पेस सेक्टर है, उसकी अभी वैल्यूएशन कितनी है, 8.4 बिलियन यूएस डॉलर की। और इसको हम ग्रो करना चाह रहे हैं, हमारा टारगेट क्या है कि इसको ग्रो करके लगभग 44 बिलियन डॉलर कर दें बाय ईयर 2033। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी अभी हमने डिस्कस कर लिया कि सिडबी को हमने वेंचर कैपिटल लिमिटेड को वो रेगुलेटर बनाया इस फंड को मैनेज करने के लिए, और ग्रोथ स्टेज में हम 10 करोड़ से 30 करोड़, लेटेस्ट स्टेज में 30 करोड़ से 60 करोड़। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी भी सही है, ऑप्शन नंबर ई भी सही है। यहाँ पे गलत क्या है हमारा, ऑप्शन नंबर बी गलत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी गलत है। यहाँ पे क्या लिखा है कि देखो जो फंड है उसका फोकस एरिया क्या है कि वो स्पेस स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करेगा ओनली इन अर्ली स्टेज,
विद नो इन्वेस्टमेंट बीइंग मेड इन लेटर स्टेज। तो यहाँ पे नो नहीं होगा, ये लेटर स्टेज में भी इन्वेस्ट करेगा। तो ऑप्शन नंबर बी गलत है हमारा यहाँ पे, बाकी सारे ऑप्शन सही है। और इनका प्लान कैसे है ये 1000 करोड़ को इन्वेस्ट करने का? देखो ये 1000 करोड़ इन्वेस्ट कैसे करेंगे, अगर मैं बात करूं ईयर 25-26 की, तो ये करेंगे लगभग 150 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट। फिर अगले फाइनेंशियल ईयर में 250 करोड़, फिर उससे अगले फाइनेंशियल ईयर में 250 करोड़, फिर उससे अगले फाइनेंशियल ईयर में 250 करोड़, फिर उससे अगले फाइनेंशियल ईयर में 100 करोड़। ठीक है, तो ये हो गया 250, 250, 500, 750, 800, 900 और ये 100 क्या हो गया, टोटल 1000 करोड़ हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी गलत है, बाकी सारे ऑप्शन आपके सही हैं। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रिलेटेड टू मिशन मौसम। मिशन मौसम, मौसम मतलब वेदर, और ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ये लॉन्च किया गया हमारा मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस के द्वारा। ठीक है, अब इसका बजट एलोकेट कितना है? इसका बजट है टोटल 2000 करोड़ का फॉर नेक्स्ट 2 इयर्स, फॉर नेक्स्ट 2 इयर्स। अब यहाँ पे मेन टारगेट क्या है कि हम जो वेदर है उसकी और अच्छे से प्रिडिक्शन कर पाए, उसकी और अच्छे से प्रिडिक्शन कर पाए, अनुमान लगा पाए वेदर का। और इसके लिए हम क्या करेंगे, बहुत सारे रडार्स इंस्टॉल करेंगे, फिर हम ऑटोमेटिक वेदर स्टेशंस बनाएंगे, ये सब चीज यूज करेंगे, फिर हम हाई हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर सिस्टम्स का यूज करेंगे ताकि वो और अच्छे से वेदर प्रिडिक्शन कर पाए। तो यहाँ पे हमें नीचे दिए गए ऑप्शन में से बताना कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए एकदम सही है आपका, डॉपलर वेदर रडार्स इंस्टॉल किए जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी भी एकदम सही है आपका कि ये जो हमारा मिशन मौसम है किसके साथ पार्टनरशिप करके बनाया गया है, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के साथ। ऑप्शन नंबर सी भी हमारा एकदम सही है, डेवलपमेंट ऑफ ऑटोमेटिक वेदर स्टेशंस बनाए जाएंगे। ठीक है, फिर ऑप्शन नंबर डी भी एकदम सही है, यूज ऑफ हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग सिस्टम लाइक प्रत्यूष एंड मिहिर, अच्छे खासे कंप्यूटर का यूज किया जाएगा। ऑप्शन नंबर ई गलत है, हम कोई वेदर सैटेलाइट्स इंस्टॉल नहीं कर रहे नेशन वाइड। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर ई गलत है। यहाँ पे आपका एक बहुत अच्छा स्टैटिक का क्वेश्चन बन सकता है। स्टैटिक का क्वेश्चन क्या बन सकता है, जो वर्ल्ड मेट्रोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो इसका हेडक्वार्टर है हमारा कहाँ पे, जिनेवा स्विट्जरलैंड में। तो ये चीज भी याद रखिएगा, ये आपका स्टैटिक का क्वेश्चन बन सकता है इसमें से। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बेस्ड ऑन नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन। अब ये जो प्रोग्राम है ये इसका 8th एडिशन रिसेंटली लॉन्च किया किसने, हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री श्री पीयूष गोयल जी ने। अब ये जो मिशन है काफी पुराना मिशन है, ये आपका मिशन लॉन्च हुआ था ईयर 2004 में। और इस मिशन का ऑब्जेक्टिव क्या था, मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि जो भी हमारे फार्मर्स हैं उनको मोटिवेट करना क्या, ताकि वो अडॉप्ट कर सके ऑर्गेनिक फार्मरिंग, मतलब वो कम से कम केमिकल इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड का यूज करें और वो ऑर्गेनिक तरीके से फार्मिंग करें, ताकि इंडिया जो है वो ऑर्गेनिक एक्सपोर्ट्स करे, जो भी ऑर्गेनिक फार्मिंग के थ्रू जो भी वो प्रोड्यूस कर रहे हैं उसका एक्सपोर्ट करें और ग्लोबल लीडर बन सके इन ऑर्गेनिक एक्सपोर्ट्स। तो यहाँ पे इंडिया का टारगेट क्या है कि अगले 3 साल में इंडिया लगभग 20,000 करोड़ की ऑर्गेनिक एक्सपोर्ट कर देगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम सही है। ऑप्शन नंबर बी भी आपका एकदम सही है, ये आपका लॉन्च हुआ था ईयर 2004 में। अभी फिलहाल इंडिया जो है वो वर्ल्ड में नंबर 2 पे आती है अगर हम बात करें ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर लैंड की, कि कितनी लैंड जो है वो जिस पे फार्मिंग हो रही है वो ऑर्गेनिक तरीके से हो रही है, तो उस पे इंडिया आती है नंबर 2 पे, उस पे इंडिया आती है नंबर 2 पे। और सिक्किम जो है वो वर्ल्ड का फर्स्ट स्टेट बना है जो कि फुल्ली ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहा है, जो कि फुली ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी भी आपका एक सही है। यहाँ पे गलत क्या, ऑप्शन नंबर ई, क्योंकि अभी हमने बात की कि अगले 3 साल में हम कहां तक पहुंचेंगे, 20,000 करोड़ तक पहुंचेंगे एक्सपोर्ट में, ऑर्गेनिक एक्सपोर्ट में। यहाँ पे देखो एक एडिशनल क्वेश्चन बन सकता है, अगर मैं बात करूं ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर लैंड की। ठीक है, इंडिया में जितनी भी फार्मिंग हो रही है उसमें से अगर हम बात करें सिर्फ ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर लैंड की, वो लैंड जिसपे ऑर्गेनिक फार्मिंग हो रही है, तो सबसे ज्यादा ऑर्गेनिक फार्मिंग हमारे कौन से स्टेट में हो रही है, तो वो हो रही है हमारी मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में नंबर 2 पे आता है हमारा महाराष्ट्र, नंबर 3 पे आता है गुजरात एंड नंबर 4 पे आता है राजस्थान। तो ये चीज भी याद रखना, रैंकिंग 1, 2, 3 एंड 4। और सिक्किम जो है वो वर्ल्ड का फर्स्ट स्टेट बना है जो कि फुली ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर फार्मिंग कर रहा है। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बेस्ड ऑन एंटिटी लॉकर के ऊपर। अब ये एंटिटी लॉकर प्लेटफॉर्म जो है वो रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया गया है किसके द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा। अब देखो जैसे हमारा डिजी लॉकर होता है जिसमें हम
आधार कार्ड, पैन कार्ड, ठीक है, ये सब डॉक्यूमेंट्स रखते हैं अपने, वैसे एमएसएमईज के लिए क्या लॉन्च किया गया है, एंटिटी लॉकर लॉन्च किया गया है। और इसको कनेक्ट किया जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के साथ, जीएसटी नेटवर्क के साथ, ताकि जो है एमएसएमईज वाले हैं वो किसी और के डॉक्यूमेंट्स एकदम से वेरीफाई कर सके थ्रू एंटिटी लॉकर्स। और इसमें 10 जीबी की क्लाउड स्टोरेज प्रोवाइड की जाएगी। तो यहाँ पे देखो मेन क्वेश्चन जो बनेगा वो आपका किससे बनेगा, एक तो ये एंटिटी लॉकर प्लेटफॉर्म जो है वो लॉन्च किसने किया है, इंट्रोड्यूस किसने किया है, कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा इंट्रोड्यूस हुआ है, तो ये हुआ है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और इसको बनाया किसने है, तो इसको बनाया हमारा नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन, जो कि आता है किसके अंडर, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पे नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा सही है कौन सा गलत है, तो देखो ऑप्शन ए एकदम सही है आपका, ऑप्शन बी भी सही है, ऑप्शन सी भी सही है, ऑप्शन डी भी सही है, ऑप्शन ई गलत है। अनलिमिटेड फ्री एक्सेस नहीं देता गवर्नमेंट सर्विस का, लिमिटेड एक्सेस देता है, ठीक है, लिमिटेड एक्सेस देता है, अनलिमिटेड फ्री एक्सेस नहीं देता गवर्नमेंट सर्विसेज का। ये ऑप्शन नंबर ई गलत है। तो यहाँ पे मेन क्वेश्चन बनेगा आपका कि किसने बनाई है, नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन ने, और एक कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च की गई है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और कितनी कितनी स्टोरेज प्रोवाइड करेगी, तो ये 10 जीबी की स्टोरेज प्रोवाइड करेगी। और ये पार्ट है हमारा किसका, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर इनिशिएटिव का, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बेस्ड ऑन जलवाहक स्कीम। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट स्कीम है इस वक्त की, ठीक है, जलवाहक स्कीम जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट स्कीम है, इससे एक क्वेश्चन आपको पक्का मिलेगा एग्जाम में। तो ये स्कीम लॉन्च किसके द्वारा की गई है, यूनियन मिनिस्टर फॉर पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज के द्वारा, ताकि जो हम है अपनी नदियों का यूज करके सामान को, लॉजिस्टिक को एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सके। ये आपको चीप भी पड़ेगा और पोल्यूशन में भी कमी होगी, इसकी वजह से इसका यूज करके हम पोल्यूशन भी कम कर पाएंगे। तो इस स्कीम के पॉइंट्स हमें बताने कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो देखो यहाँ पे क्या किया, जलवाहक स्कीम में आपको इंसेंटिव दिया जाएगा सरकार के द्वारा। इंसेंटिव किस चीज का दिया जाएगा, कि भाई देखो आप जो है पानी का यूज करके, वाटरवेज का यूज करके सामान को एक तरफ से दूसरी तरफ ले जाइए, और जितना भी खर्चा आएगा आपका इस चीज में, उसका 35% जो है वो सरकार आपको रिइंबर्स कर देगी। मतलब अगर आपके 100 रुपया खर्चा आ रहा है एक सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए, तो 35 रुपए सरकार आपको वापस कर देगी। तो ये चीज आपको इंसेंटिव देगी। और ये किस किस ट्रैक पे अवेलेबल है, तो देखो ये है, जैसे हम रोड्स की बात करते हैं नेशनल हाईवे, वैसे यहाँ पे क्या है, नेशनल वाटरवे, नेशनल वाटरवे। और ये किस किस नेशनल वाटरवे पे एप्लीकेबल है अभी, नेशनल वाटरवे 1, नेशनल वाटरवे 2 एंड नेशनल वाटरवे 16। नेशनल वाटरवे 1 है आपका गंगा पे, और ये कवर करेगा क्या, कोलकाता टू वाराणसी वाय पटना, ठीक है। नेशनल वाटरवे 2 जो है वो है आपका ब्रह्मपुत्र पे, और ये कवर करेगा कोलकाता टू पांडु इन गुवाहाटी। और नेशनल वाटरवे 3 जो है वो है आपका बराक पे, बराक, और ये जाएगा आपका इंडो बांग्लादेश प्रोटोकॉल रूट से, इंडो बांग्लादेश प्रोटोकॉल रूट से। तो ये 3 नेशनल वाटरवेज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इन 3 पे जो भी सामान जाएगा उसमें जो भी खर्चा आएगा उसका 35% क्या है, सरकार देगी आपको, ठीक है। तो यहाँ पे हमें बताना है कौन सा ऑप्शन सही है कौन सा गलत है। तो यहाँ पे सारे ऑप्शन सही हैं सिवाय डी के। डी में क्या आ गया, रेल एंड रोड। ये रेल एंड रोड पे फोकस नहीं करता, ये वाटरवेज पे फोकस करता है, वाटरवेज पे। और इस पे टोटल जो मॉडल है, इस पे अनुमान ये है कि हम 800 मिलियन टन किलोमीटर की ट्रैफिक जो है वो ट्रांसफर करेंगे बाय इन्वेस्टिंग रुपीज 95.4 करोड़ बाय ईयर 2027। और इनका एक टारगेट है, टारगेट क्या है कि हम जो है वाटरवेज का यूज करके 200 मिलियन मैट्रिक टन सामान की मूवमेंट करेंगे बाय 2030 एंड 500 मिलियन मैट्रिक टन बाय 2047। तो ये टारगेट भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और यहां पे एक चीज और है, देखो अंडर नेशनल वाटरवे एक्ट, अंडर नेशनल वाटरवे एक्ट 2016 टोटल वाटरवेज कितने हैं इंडिया में, 111 वाटरवेज है। ये चीज याद रखना, यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है आपका, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन है हमारा बेस्ड ऑन टेक्सोनॉमी ऑफ ग्रीन स्टील। अब यहाँ पे क्या है, इंडिया जो है फर्स्ट कंट्री बनी है वर्ल्ड की जिसने ये कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया है। यहाँ पे क्या बोला गया है, वो स्टील प्लांट्स, जो स्टील प्लांट्स जो हैं जब भी अपना स्टील प्रोड्यूस करते हैं तो वो कार्बन एमिशन करते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि अगर स्टील प्लांट्स 1 टन स्टील प्रोड्यूस कर रहे हैं और बदले में 2.2 टन कार्बन जो है अमिट कर रहे हैं या उससे कम, 2.2 टन कार्बन और लेस, तो उनको क्या बोला जाएगा, ग्रीन स्टील प्लांट्स बोला जाएगा।
उनको क्या बोला जाएगा, ग्रीन स्टील प्लांट्स बोला जाएगा। और यहाँ पे रेटिंग्स दी गई है, 5 रेटिंग दी गई है। कैसे? 5 स्टार किसको बोला जाएगा, 5 स्टार स्टील प्लांट, अगर वो जो एमिशन कर रहा है वो 1.6 टन तक कर रहा है। फिर 4 स्टार किसको बोला जाएगा, 1.6 टन से लेके 2 टन तक कार्बन एमिशन। और 3 स्टार किसको बोला जाएगा, 2 टन से लेके 2.2 टन तक। और इससे ऊपर जो एमिट करेगा उसको ग्रीन स्टील प्लांट नहीं बोला जाएगा। तो टोटल 3 है, 5 स्टार, 4 स्टार एंड 3 स्टार। और ये जो रेटिंग्स है ये हर 3 साल बाद अपडेट होंगी। और ये रेटिंग का सर्टिफिकेट कौन इशू करेगा, इसको चेक कौन करेगा, तो इसको चेक करेगा हमारा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सेकेंडरी स्टील टेक्नोलॉजी, जो कि कहाँ है, हमारा गोविंदगढ़ पंजाब में। ये है हमारा गोविंदगढ़ पंजाब में। तो हमें नीचे दिए गए ऑप्शन में से बताना कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए गलत है, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला है, 1.7 टन, ठीक है, लेस नहीं आना चाहिए था, यहाँ पे आना चाहिए था स्टील प्लांट एमिटिंग 1.7 टन ऑफ CO2 आर अवॉर्डेड 5 स्टार रेटिंग। तो यही गलत है। ये कौन सी रेटिंग में आएगा, ये आएगा हमारा 4 स्टार रेटिंग में, ठीक है। 1.6 तक आएगा आपका किसमें, 5 स्टार, 1.6 से 2 टन में 4 स्टार एंड 2 टन से 2.2 टन में 3 स्टार। और ये सर्टिफिकेट कौन देगा, हमारा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सेकेंडरी स्टील टेक्नोलॉजी, जो कि कहाँ है, गोविंदगढ़ पंजाब में। और ये जो रेटिंग वाला पैटर्न है ये हर 3 साल में चेंज होता रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपका स्टैटिक का क्वेश्चन बन सकता है, सबसे ज्यादा स्टील कौन सी प्रोड्यूस करती है कंट्री, सबसे ज्यादा स्टील प्रोड्यूसिंग कंट्री कौन सी है। तो नंबर 1 पे है आपका चाइना, नंबर 2 पे है इंडिया, नंबर 3 पे आपका जापान, नंबर 4 पे है यूएसए एंड नंबर 5 पे आपका रशिया, ठीक है। और वहीं अगर मैं बात करूं क्या कहते हैं सबसे ज्यादा स्टील प्रोड्यूस करने वाली कंपनी की, कंपनी, तो कंपनी कौन सी है, पहले पे है आपकी बाउ स्टील, जो कि एक चाइनीज कंपनी है। नंबर 2 पे आपकी आर्सेलर मेटल, और ये आपकी लग्जमबर्ग की कंपनी है। और नंबर 3 पे आपकी आती है एन स्टील, और ये आपकी चाइना की कंपनी है। तो देखो ये जो आपने रेटिंग्स देखनी है, ठीक है, अगर आपने क्रॉस वेरीफाई करना है तो आपने कहां से करना है, वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन से। वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन की वेबसाइट है, वहां से ये रैंकिंग आप क्रॉस चेक कर सकते हो। गूगल पे मत करना, गूगल पे अलग अलग आता है, हर वेबसाइट अलग अलग बता रही है। आपने क्रॉस चेक करना है और किसको मानना है, वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन की रैंकिंग को। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है आपका, ब्रिसल्स बेजल्स में, ब्रिसल्स बेल्जियम में, ठीक है, ब्रिसल्स बेल्जियम में। तो ये था आज का लिए 10 क्वेश्चंस। बहुत जल्द आपको मिलेंगे नई वीडियो के साथ। टिल देन हैव अ नाइस डे।